Hello friends, my name is Pradeep. I welcome you all on Yourpedia Education. So today we are going to discuss another topic of logical reasoning, that is logical matching of definitions. So friends, in the last class we have discussed about logical sequence of words. Now this topic is logical matching. तो जब भी आप टॉपिक देखते हैं तो किसी भी एग्जाम के सिलेबस में टॉपिक क्या होता है, दैट इज लॉजिकल सीक्वेंस एंड मैचिंग। तो सीक्वेंस में वर्ड्स की तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका हूं, अब मैं तुम्हारे साथ मैचिंग डिस्कस करने वाला हूं। तो मैचिंग अगर फिजिकली मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आप मैच करते हो, या अगर मैं फिजिकली दिखाऊं तो इस तरीके से आप क्या करते हो, मैच करते हो। तो स्टूडेंट्स ये एक लॉजिकल रीजनिंग का ही टॉपिक है, दैट इज लॉजिकल मैचिंग। किसकी मैचिंग करनी है आपने? डेफिनेशंस की। क्या होगा, आपको एक वर्ड दिया होगा और उसका मीनिंग दिया होगा, देन आपको क्या दिए होंगे, चार ऑप्शंस दिए होंगे। वर्ड दिया होगा, उसकी डेफिनेशन या उसका मीनिंग दिया होगा, और उससे रिलेटेड आपको चार ऑप्शंस दिए होंगे। तो आपको क्या बताना है कि उन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन उस वर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, उस वर्ड को यूज कर रहा है या एक्सप्लेन कर रहा है। कौन सी सिचुएशन या कौन सा ऑप्शन क्या कर रहा है, उस वर्ड के साथ मैच कर रहा है। सो दैट इज लॉजिकल मैचिंग ऑफ डेफिनेशन। एक वर्ड दिया होगा, उसका मीनिंग दिया होगा, उसे डिफाइन किया गया होगा, देन आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऑप्शन उस वर्ड के साथ मैच करता है। तो चार ऑप्शन दिए होंगे, तीन इनकरेक्ट होंगे, एक करेक्ट होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस वर्ड का मीनिंग ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, और उसके बाद आपको चारों एग्जाम्पल्स चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, और उसके बाद आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, और जो भी लास्ट में आपके पास ऑप्शन रहेगा वो आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो इसमें मैं आपके साथ 5 to 6 क्वेश्चंस क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा लास्ट में। क्लियर है स्टूडेंट्स? So let us start with this topic of logical reasoning, that is logical matching of definitions. Now, so some practice questions will be there. So students, अभी तक हमने लॉजिकल रीजनिंग के कुछ टॉपिक किए हैं, तो आपने उसमें काफ़ी कुछ लर्न किया है। देन हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, और फर्दर भी हम क्या करेंगे, फर्दर क्लासेस में भी और क्वेश्चंस लगाएंगे और उसे इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे इसमें हम। क्लियर है? तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इनफॉर्मल गैदरिंग। वर्ड क्या दिया हुआ है, इनफॉर्मल गैदरिंग। नाउ आपको इंस्ट्रक्शंस क्या ध्यान में रखनी है, वर्ड दिया होगा, उसका मीनिंग दिया होगा, और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि ये बताओ कि कौन सा ऑप्शन उस वर्ड को मैच करता है या उस वर्ड के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। तो वर्ड दिया हुआ इनफॉर्मल गैदरिंग। इनफॉर्मल गैदरिंग को उसने डिफाइन भी कर दिया है, व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल गेट टुगेदर इन अ कैजुअल रिलैक्स्ड मैनर। जब कुछ लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, किस मैनर में इकट्ठा होते हैं, रिलैक्स करने के लिए। ठीक है? तो कोई बाइंडिंग नहीं होती उनके उनके ऊपर, ना ही कोई रूल्स होते हैं। ठीक है? वो रिलैक्स करते हैं उस गैदरिंग में। सो दैट इज इनफॉर्मल गैदरिंग। क्लियर है? इनफॉर्मल गैदरिंग में कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और क्या करते हैं, रिलैक्स करने का काम करते हैं। तो कोई रूल्स या कोई बाइंडिंग नहीं होती कि आपको ऐसे बिहेव करना है। फॉर्मल गैदरिंग में रूल्स का ध्यान रखा जाता है, कुछ बाइंडिंग्स होती हैं। तो दैट इज फॉर्मल गैदरिंग। नाउ क्वेश्चन इज, विच सिचुएशन बिलो इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एन इनफॉर्मल गैदरिंग। का बेस्ट एग्जाम्पल हमें बताओ क्या होगा। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, इनफॉर्मल गैदरिंग को मैंने इस पिक्चर से रिप्रेजेंट किया है। ये क्या है, यहाँ पर कुछ पर्सन बैठे हैं जो कि क्या है, रिलैक्स मैनर में बैठे हैं। सो दैट इज इनफॉर्मल गैदरिंग। अब स्टूडेंट्स मुझे ऑप्शंस बताना है, कौन सा ऑप्शन इनफॉर्मल गैदरिंग को मैच करता है। द बुक क्लब मीट्स ऑन द फर्स्ट थर्सडे इवनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है? फर्स्ट थर्सडे एवरी मंथ, हर मंथ का, हर महीने का जो फर्स्ट थर्सडे है उस दिन क्या करते हैं, जो बुक क्लब के मेंबर्स हैं वो मिलते हैं। सो दैट इज अ क्लब, दैट इज बुक क्लब। सो दैट इज कौन सा होगा, ये फॉर्मल गैदरिंग होगी। दैट इज अ सॉर्ट ऑफ फॉर्मल गैदरिंग। नेक्स्ट, after finding out about his promotion, Jeremy and a few co-workers decide to go out for a quick drink after work. जैसे ही पता लगा प्रमोशन के बारे में, जेरेमी और उसके कुछ साथी उन्होंने क्या डिसाइड किया, फॉर अ क्विक ड्रिंक आफ्टर वर्क। सो अगेन तो ये क्या बनेगी, दैट इज इनफॉर्मल गैदरिंग बनेगी, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, रिलैक्स करने का काम कर रहे हैं, और क्या ले रहे हैं, दैट इज ड्रिंक
ले रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, मैरी सेंड्स आउट 25 इन्विटेशंस फॉर द ब्राइडल शावर शी इज गिविंग फॉर हर सिस्टर। नाउ आंसर एक ही होगा उसमें, ठीक है। ऑप्शंस में अगर वो ऑप्शन अगर एक ही सिंगल ऑप्शन वहां पर प्रोवाइड करता है तो बी ऑप्शन ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका है, इनफॉर्मल गैदरिंग। बट मुझे सारे ऑप्शन तुम्हारे साथ डिस्कस करने हैं कि बाकी के ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे। अब मैरी ने क्या किया है, 25 इन्विटेशंस दिए हैं फॉर द ब्राइडल शावर शी इज गिविंग फॉर हर सिस्टर। मैरी अपने सिस्टर के लिए क्या दे रही है, ब्राइडल शावर दे रही है। ब्राइडल शावर में क्या देता है, एक गिफ्ट गिविंग सेरेमनी होती है ब्राइड के लिए। तो अगेन दिस इज अ सॉर्ट ऑफ फॉर्मल गैदरिंग, ये भी क्या है, एक फॉर्मल गैदरिंग है। नेक्स्ट, वेन एवर शी ईट्स एट द मैक्सिकन रेस्टोरेंट क्लारा सीम्स टू रन इन टू पीटर। तो जब भी वो मैक्सिकन रेस्टोरेंट पर खाना खाती है तो क्लारा को क्या लगता है, क्लारा को ऐसा लगता है कि क्लारा सीम्स टू रन इनटू पीटर। क्लारा और पीटर की क्या होती है, को इंसिडेंटल मीटिंग होती है। ठीक है, ठीक है, अचानक से मीटिंग होती है क्लारा और पीटर की। सो दैट इज अ को इंसिडेंटल मीटिंग। क्लियर है। तो ए और सी आपको क्या बता रहे हैं, फॉर्मल गैदरिंग बता रहे हैं। बी आपको इनफॉर्मल गैदरिंग बता रहे हैं क्योंकि ड्रिंक की बात कर रहा है। और डी क्या बता रहा है, दैट इज को इंसिडेंटल मीटिंग। तो आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन बी। तो इसमें आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं कि 3 ऑप्शन क्यों नहीं है और एक ऑप्शन क्यों होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अगेन इसमें मैंने बताया आपको, ए और सी क्या बता रहे हैं, फॉर्मल टाइप ऑफ गैदरिंग बता रहे हैं। डी क्या बता रहा है, दैट इज चांस है या कोइंसिडेंटल टाइप ऑफ मीटिंग होता है जब क्लारा और पीटर मिलते हैं। ठीक है। और गुड न्यूज मिलने के बाद, प्रमोशन की न्यूज मिलने के बाद जेरेमी और उसके कुछ फ्रेंड्स ने इंजॉय करने के लिए क्या किया, ड्रिंक किया आफ्टर वर्क। तो इसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज इनफॉर्मल गैदरिंग। तो आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स इसका, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए इसमें, पोस्ट ह्यूमस पब्लिकेशन अकर्स व्हेन अ बुक इज पब्लिश्ड आफ्टर ऑथर्स डेथ। विच सिचुएशन बिलो इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट ह्यूमस पब्लिकेशन। तो ये बताओ मुझे, इसमें ये पूछा है कि पोस्ट ह्यूमस पब्लिकेशन का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है इन 4 ऑप्शंस में से। पोस्ट ह्यूमस पब्लिकेशन कब कब होती है, व्हेन अ बुक इज पब्लिश्ड आफ्टर ऑथर्स डेथ। ऑथर की डेथ होने के बाद जब बुक को पब्लिश किया जाता है, सो दैट इज पोस्ट ह्यूमस पब्लिकेशन। क्लियर है। पोस्ट ह्यूमस का मतलब क्या होता है, मरणोपरांत। क्लियर है। अब आप पोस्ट ह्यूमसली अवार्ड्स भी देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी 26 जनवरी को क्या हुए हैं, इंडिया में रिपब्लिक डे पर पद्म अवार्ड्स 2020 अनाउंस किए गए हैं। तो ये सिविलियन अवार्ड्स हैं, लाइक पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। तो ये हमारे 3 लीडर्स रहे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, डेथ होने के बाद अगर आप अवार्ड करते हो, सो दैट इज पोस्ट ह्यूमसली, तो दैट इज अवार्डेड पोस्ट ह्यूमसली, मरणोपरांत। एक होता है नोबेल प्राइज, जितने भी नोबेल प्राइजेज हैं वो पोस्ट ह्यूमसली नहीं दिए जाते। ठीक है, बट ये जो पद्मा अवार्ड्स हैं ये दिए जाते हैं पोस्ट ह्यूमसली। जैसे हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं मनोहर पर्रिकर, जो जिसमें आपको फोटो में दिखा रहा हूँ। देन सुषमा स्वराज जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रह चुकी हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, इन तीनों की डेथ हो चुकी है। तो इनके लिए पद्म विभूषण अनाउंस किया गया, दैट इज पोस्ट ह्यूमसली, इनके एक्सेप्शनल वर्क के लिए। तो ये होता है पोस्ट ह्यूमसली। अब ये पूछा है पोस्ट ह्यूमस पब्लिकेशन, तो ऑफकोर्स इसका मीनिंग क्या होगा, ऑथर की डेथ होने के बाद अगर उसकी बुक को पब्लिश किया जाए, सो दैट इज पोस्ट ह्यूमस पब्लिकेशन। क्लियर है। अब देखिए इसमें, तो सबसे पहले इसमें हमें 2 वर्ड्स का ध्यान रखना है, एक तो ऑथर की डेथ होनी चाहिए और एक बुक पब्लिश होनी चाहिए उसकी डेथ के बाद। तो ये ही आपको सिचुएशन इसमें चेक करनी है कौन से ऑप्शन में ये आ रही है। रिचर्ड्स इलनेस टुक हिज लाइफ बिफोर ही वाज एबल टू एंजॉय द अमेजिंग अर्ली रिव्यूज ऑफ हिज नॉवल। तो रिचर्ड की इलनेस की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और वो अर्ली रिव्यूज ऑफ हिज नॉवेल्स को भी इंजॉय नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब कि बुक पब्लिश होने से ही पहले रिचर्ड की क्या हो जाती है, ऑथर की डेथ हो जाती है। सो दैट इज पोस्ट ह्यूमस पब्लिकेशन। तो किसका एग्जांपल दिया गया इसमें, पोस्ट ह्यूमस पब्लिकेशन। तो इसका आंसर बनेगा ए। अब बी क्यों नहीं है, मेलिसा's पब्लिशर कैंसल्स हर बुक कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर शी फेल्स टू डिलीवर द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑन टाइम। टाइम पर उसने बुक सबमिट नहीं की है तो उसके पब्लिशर ने उसकी बुक का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। तो ऑफ कोर्स इसमें क्या है, ऑथर क्या है, इसमें अलाइव है, तो इसमें बी तो नहीं होगा। क्लेरेंस नेवर थॉट ही वुड लिव टू सी द 3rd बुक इन हिज ट्रायलॉजी पब्लिश्ड। ऑफ कोर्स इसमें भी क्या है, जो क्लेरेंस है वो क्या है, अभी उनकी डेथ नहीं हुई है। ठीक है,
तो अगेन ये क्या है, ऑथर क्या है, दैट इज लिविंग, दैट इज अलाइव, तो सी भी नहीं होगा। डी, एलिजाबेथ इज ऑनर्ड विद अ प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड फॉर हर राइटिंग कैरियर। तो एलिजाबेथ एक ऑथर हैं जिन्हें अपने राइटिंग कैरियर के लिए क्या दिया गया है, प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड, एंड हर डॉटर एक्सेप्ट्स द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ हर डिसीज्ड मदर। ठीक है, और उसकी डॉटर ने क्या किया है, अपनी मदर के बिहाफ पर क्या किया है, अवार्ड को एक्सेप्ट करने का काम किया है। एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी है पर उसके राइटिंग कैरियर के लिए उसे लिटरेरी अवार्ड दिया गया है, जो कि किसने एक्सेप्ट किया है, उसकी डॉटर ने। अगेन इसमें वो किसी बुक की बात नहीं कर रहा है, उसके राइटिंग कैरियर, ठीक है, कि इस एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है उसके बाद बुक पब्लिश होती है, ऐसा कहीं पर भी नहीं बोला गया है। ये क्लियरली किसमें स्टेट किया गया है, दैट इज ऑप्शन ए में स्टेट किया गया है। तो यहाँ पर डेथ तो हो जाती है ऑप्शन डी में ऑथर की, ठीक है, बट कोई बुक पब्लिश करने की बात नहीं की जाती। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा इसका, दैट इज ऑप्शन ए ओनली। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए इसका आंसर बनेगा। चॉइस डी क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो जो राइटर है, जो जिसकी डेथ हुई है, अब उसने ये नहीं बोला है कि राइटर की बुक पब्लिश हुई है आफ्टर हर डेथ, उसकी के बाद उसे अवार्ड दिया गया, ठीक है, वो उसके क्या दिया गया, फॉर हर राइटिंग कैरियर दिया गया, ठीक है, तो कि उसके डेथ के बाद कोई बुक पब्लिश हुई हो, ऐसा कहीं पर भी ऑप्शन डी में नहीं बोला गया है, और उसी के बाद उसे अवार्ड बोला गया उसे। ठीक है, ये सिर्फ ऑप्शन ए में बोला गया है, तो इसका आंसर ए की बनेगा, दैट इज ऑप्शन ए ओनली। क्लियर है। Choice A states that Richard wasn't around to see the early reviews of his novel, therefore implying that Richard died before the book was published. तो आंसर is option A। और बाकी दोनों ऑप्शन क्या बता रहे हैं, बी एंड सी, कि राइटर्स क्या हैं, अलाइव हैं, दैट इज लिविंग राइटर्स। नेक्स्ट, अ टाई ब्रेकर इज एन एडिशनल contest or period of play designed to establish a winner among tied contestants. Which situation below is the best example of a tie breaker? तो टाई ब्रेकर क्या होता है, एक एडिशनल कॉन्टेस्ट करवाया जाता है, या मैं बोलूं एक पीरियड दिया जाता है, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है खेलने के लिए, ताकि विनर को डिसाइड किया जा सके अमंग टाइड कंटेस्टेंट्स। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में एक फुटबॉल मैच यहाँ पर दिखाया जा रहा है, दो टीम्स हैं, इन्होंने इक्वल गोल स्कोर किए हैं, फॉर एग्जाम्पल 1-1। तो इसके बाद क्या दिया जाएगा, इन्हें एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा जिसमें कि विनर डिसाइड किया जाएगा, सो दैट इज अ टाई ब्रेकर। तो ये हमें चेक करना है कि टाई ब्रेकर जो ये वर्ड है, जिसका मीनिंग मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें कि एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, ये कहाँ पर मेंशन है। एट हाफ टाइम द स्कोर इज टाइड एट 28। अगेन इसमें ये नहीं बताया गया है कि एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, तो उसने बोला कि स्कोर टाई हो गया था एट हाफ टाइम एट 28, तो उसने पॉइंट्स बताए हुए हैं और हाफ टाइम बताया हुआ है। मैरी एंड मिगन हैव ईच स्कोर्ड 3 गोल्स इन द गेम। तो वो इंडिविजुअल पर्सन्स की बात कर रहा है जिन्होंने क्या किया कि 3 गोल स्कोर किए हैं। अगेन एक्स्ट्रा टाइम की कहीं बात नहीं हो रही है। द रेफरी टॉसेस अ कॉइन टू डिसाइड विच टीम विल हैव द पोजेशन ऑफ द बॉल फर्स्ट। ठीक है, तो रेफरी, ये सिर्फ मैच की स्टार्टिंग की बात कर रहा है, रेफरी ने क्या किया, कॉइन टॉस किया है कि कौन सी टीम को बॉल पहले दी जाएगी। तो अगेन एक्स्ट्रा टाइम की बात नहीं है इसमें। द शार्क्स एंड द बियर्स ईच फिनिश्ड विद 14 पॉइंट्स एंड दे आर नाउ बैटलिंग इट आउट इन अ 5 मिनट ओवर टाइम। तो दोनों टीम शार्क और बियर्स ने क्या किया, 14 पॉइंट्स के साथ फिनिश किया है। ठीक है, तो दोनों ने क्या किया, टाई किया है, तो दोनों कंटेस्टेंट में क्या हुआ है, टाई हुआ है। अब उन्हें क्या दिया गया है, एक 5 मिनट का ओवर टाइम दिया गया है, एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, ताकि हम क्या कर सकें, विनर को डिसाइड कर सकें। तो ये क्या बता रहा है आपको, टाई ब्रेकर। तो वर्ड किससे रिलेटेड, टाई ब्रेकर ऑप्शन डी से मैच करेगा, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन डी। क्लियर है। सो दिस इज द ओनली चॉइस दैट इंडिकेट्स दैट एन एडिशनल पीरियड ऑफ प्ले इज टेकिंग प्लेस टू डिटरमाइन द विनर ऑफ अ गेम दैट एंडेड इन अ टाई। नेक्स्ट, embellishing the truth occurs when a person adds fictitious details or exaggerates facts or true stories. Which situation below is the best example of embellishing the truth? Now students, embellishing का मीनिंग क्या होता है, embellishing का मीनिंग क्या होता है कि आप क्या करते हो, कुछ fictitious डिटेल्स, कुछ इमेजिनरी डिटेल्स ऐड कर देते हो किसमें, ट्रू स्टोरीज में, उसे बढ़ा चढ़ाकर बताते हो, एग्जाजरेट करते हो फैक्ट्स को और ट्रू स्टोरीज को। क्लियर है। सो दैट इज फिक्शियस डिटेल्स ऐड करना जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, दैट इज एम्बेलिशिंग द ट्रूथ। क्लियर है। तो कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो कि एम्बेलिशिंग द ट्रूथ को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही है। Isabel goes to the theater and the next day she tells her co-workers she thought the play was excellent.
इसाबेल थिएटर जाती है और नेक्स्ट डे क्या करती है, अपने कोवर्कर्स को बताती है कि उसने क्या सोचा था, प्ले कैसा कैसा होगा, एक्सीलेंट होगा। बट उसने कोई भी इसमें एग्जाजरेट नहीं किया है, चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया, उसने ये इतना बताया कि उसने क्या सोचा था। क्लियर है। तो एग्जाजरेट क्लियरली कहाँ पर हो रहा है, कौन से ऑप्शन में हो रहा है, वो मुझे देखना है, फर्स्ट में तो नहीं है। द रियल्टर डिस्क्राइब्स द हाउस विच इज 11 ब्लॉक्स अवे फ्रॉम द ओशियन एज अ प्राइम वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी। यस, इसमें तुम ध्यान से देखो, जो रियल्टर है वो क्या करता है, हाउस को डिस्क्राइब करता है कि वो क्या है, हाउस क्या है, वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी है। बट एक्चुअल में क्या है, वो 11 ब्लॉक्स अवे है ओशियन से। तो वो वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी कैसे हो सकता है। तो ऑफ कोर्स इसमें एग्जाजरेट किया गया है फैक्ट्स को। तो करेक्ट आंसर क्या बनता है, बी बनता है, जिसमें क्लियरली एग्जाजरेशन बताई गई है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द जॉब इंटरव्यू फ्रेड हु हैज बीन टीचिंग एलिमेंट्री स्कूल फॉर 10 ईयर्स डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड टीचर। ऑफ कोर्स उसे 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो वो अपने आप को क्या बता सकता है, एक्सपीरियंस्ड टीचर बता सकता है। नेक्स्ट, द बास्केटबॉल कोच सेज इट इज लाइकली दैट ओनली द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर्स विल गेट अ कॉलेज स्कॉलरशिप। तो बास्केटबॉल कोच के हिसाब से कि जितने भी सबसे ज़्यादा जो टैलेंटेड प्लेयर्स होंगे उन्हें क्या मिलेगी, कॉलेज स्कॉलरशिप मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं इसमें क्लियरली देखूं एग्जैजरेट किस में किया गया है, दैट इज रियल्टर ने किया है ऑप्शन बी में, जो कि आपको क्लियरली इसमें दिख रहा है। क्लियर है, ए और डी में वो क्या बता रहे हैं, अपनी सोच बता रहे हैं। क्लियर है। और सी में क्या है, उसे 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो अपने आप को क्या बता रहा है, एक्सपीरियंस्ड टीचर बता रहा है। क्लियर है। बट बी ऑप्शन में तुम्हें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 11 ब्लॉक्स अवे है ओशियन से, उसके बाद वो उसे वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी बता रहा है। तो ऑफकोर्स इसमें क्या कर रहा है, वो एग्जेजरेट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर एग्जेजरेशन किस में है, ऑप्शन बी में है। क्लियर है। तो यहां पर देखिए, नो आई एम नॉट आस्किंग यू टू लाई, आई एम आस्किंग यू टू एम्बेलिश द ट्रूथ फॉर द सेक ऑफ मार्केटिंग। क्लियर, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, ट्रूथ को क्या करती हैं, एम्बेलिश करती हैं। क्लियर, एक्सजरेट करती हैं। क्लियर है। तो ये एक एग्जाम्पल तुम्हें यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए, इट इज अप्रोप्रिएट टू कंपनसेट समवन इफ यू हैव डैमेज्ड हिज और हर प्रॉपर्टी इन सम वे, दिस इज कॉल्ड रेस्टिट्यूशन। विच सिचुएशन बिलो इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है रेस्टिट्यूशन, तो रेस्टिट्यूशन का उसने मीनिंग हमें एक्सप्लेन कर दिया है और हमें इसे मैच करना है किसी एक ऑप्शन से जहाँ पर रेस्टिट्यूशन की बात की गई हो। रेस्टिट्यूशन का उसने मीनिंग बोला है किसी को कंपनसेट करना, अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया है किसी तरीके से। क्लियर है। तो आपने किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज किया है और उसके बाद उससे पे करने का काम करते हो, कंपनसेट करने का काम करते हो, सो दैट इज रेस्टिट्यूशन। सो विच सिचुएशन बिलो इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेस्टिट्यूशन। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, जेक बोरोज लेस्लीज कैमरा एंड द लेंस शैटर्स व्हेन इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड because he fails to zipper the case. When Jake returns the camera, he tells Leslie that he will pay for the repair. जब जेक ने लेस्ली का कैमरा लिया तो उससे क्या हो जाता है, लेंस टूट जाता है उस कैमरे का, क्योंकि लेंस कहाँ पर गिर जाता है, ग्राउंड पर। ठीक है, वो जीपर लगाना भूल जाता है। जब जेक कैमरा रिटर्न करता है तो वो लेस्ली को बोलता है वो क्या करेगा, रिपेयर के लिए पे कर देगा। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, डैमेज किया है उसकी प्रॉपर्टी को, जेक ने लेस्ली की प्रॉपर्टी को डैमेज किया है और उसे कंपनसेट करने का काम भी कर रहा है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। अब बी, सी और डी क्यों नहीं होंगे ये भी देख लेते हैं। रेबेका बोरोज हर नेबर्स कार, रेबेका ने क्या किया, अपनी नेबर की कार ली एंड जब उसने उसे वापस किया तो गैस का टैंक क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। तो उसने क्या किया, अपोलोजाइज किया, माफ़ी मांगी एंड टेल्स हर नेबर दैट शी विल बी मोर कंसिडरेट नेक्स्ट टाइम, अगली बार से वो ध्यान रखेगी। बट उसने ये नहीं बोला कि वो गैस टैंक को फिल करवा देगी, कंपनसेट करने की बात नहीं की उसने। तो बी भी नहीं होगा। आरोन आस्क्ड टॉम्स टू चेक इन ऑन हिज अपार्टमेंट वाइल ही इज आउट ऑफ टाउन। आरोन ने टॉम को क्या बोला कि आप क्या करना, मेरे अपार्टमेंट का ध्यान रखना जब मैं शहर से बाहर होऊंगा। When Tom arrives, जब टॉम आता है, he discovers that a pipe has burst and there is a considerable amount of water damage. He calls a plumber to repair the pipe. अब देखिए यहाँ पर आरोन ने टॉम को खुद बोला हुआ है कि उसे क्या करना है, उसके अपार्टमेंट को चेक करते रहना है। क्लियर है।
बट उसने कहीं पर पहले ये नहीं बोला था अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए टॉम को पे करना होगा। क्लियर है? ना ही इसमें ऐसी कोई बात उसने बताई है, वो खुद ही क्या कर रहा है, रिपेयर करवा रहा है पाइप को। ऑफ कोर्स सी भी नहीं होगा, सी में कहीं बात नहीं हो रही है ये। नेक्स्ट, ना ही टॉम ने क्या किया है, उसकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सिचुएशंस बन सकती हैं। नेक्स्ट, लीसा सस्पेक्ट्स दैट द पोर्ट होल इन हर कंपनीज पार्किंग लॉट caused her flat tire. She tells her boss that she thinks the company should pay for the repair. अब अगेन स्टूडेंट्स उसमें वर्ड आ गया शी थिंक्स। ठीक है, वो अपने बॉस के साथ डिस्कस कर रही है। लीसा को क्या लगा कि जो उसकी कंपनी की पार्किंग है वहां पर जो पोर्ट होल है उसकी वजह से उसका टायर क्या हो गया, खराब हो गया, डैमेज हो गया। तो वो अपने बॉस को क्या बोलती है कि उसे लगता है कि कंपनी को उसकी कार रिपेयर के लिए पैसे देने चाहिए, बट एक्चुअल में अभी तक कंपनसेशन हुआ नहीं है। शी इज जस्ट डिस्कसिंग विद हर बॉस। तो कंपनसेट किसमें, कंपनसेट की बात किसने क्लियरली स्टेट की है, यहाँ पर बॉस ने बोला नहीं है कि हम कंपनसेट कर देंगे, अभी तक बोला नहीं है, वो डिस्कस कर रहा है। बट यहाँ पर कंपनसेट करने के लिए बोल दिया है किसने, जेक ने। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए। सो दिस इज द डिफरेंस स्टूडेंट्स, जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, तो आंसर क्या था, ऑप्शन ए। जेक डैमेज लेस्लीज कैमरा वाइल इट वाज इन हिज पोजेशन एंड ही हैज एग्रीड टू कंपनसेट लेस्ली फॉर द कॉस्ट ऑफ द रिपेयर। तो रेस्टिट्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी के डैमेज और लॉस के लिए कंपनसेट करना, दैट इज रेस्टिट्यूशन। तो रेस्टिट्यूशन क्या होता है, अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो प्लेंटिव क्या करता है, कंप्लेंट करता है। ठीक है, सो ये यहाँ पर मैंने जज दिखाए हैं आपको, और ये क्या है, डिफेंडेंट, जो कि अपने आप को क्या करता है, डिफेंड कर रहा है, जो कि पे करने का काम कर रहा है, फॉर डैमेज और लॉस कंपनसेट करने का काम कर रहा है। क्लियर है? प्लेंटिव क्या करता है, कंप्लेंट फाइल करता है, और डिफेंडेंट को यहाँ बुलाया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो दिस इज रेस्टिट्यूशन। नेक्स्ट देखिए इसमें, नाउ अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, 60 सेकंड्स का आपके पास टाइम रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको डिसाइड करना है कौन सा आंसर रहेगा। सो आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चन? सी हियर नाउ। So question is, applying for seasonal employment occurs when a person requests to be considered for a job that is dependent on a particular season or time of year. इसमें क्या बोल रहा है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट का की बात कर रहा है, अप्लाइंग फॉर सीजनल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कब होती है, व्हेन अ पर्सन, क्या बोला जाता है, अप्लाइंग फॉर सीजनल एम्प्लॉयमेंट। वो सिर्फ सीजनल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन नहीं दे रहा, वो डेफिनेशन दे रहा है अप्लाइंग फॉर सीजनल एम्प्लॉयमेंट कब होती है, व्हेन अ पर्सन रिक्वेस्ट्स टू बी कंसीडर्ड फॉर अ जॉब दैट इज डिपेंडेंट ऑन अ पर्टिकुलर सीजन और टाइम ऑफ ईयर। जब कोई पर्सन रिक्वेस्ट करता है किसी जॉब के लिए, वो जॉब क्या होती है, किसी पर्टिकुलर सीजन के लिए होती है या पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर के लिए होती है। तो साल में कुछ मंथ्स के लिए वो जॉब अवेलेबल होती है या कुछ सीजन के लिए अवेलेबल होती है। सो दैट इज सीजनल एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पर वो एक वर्ड का और ध्यान रखना है तुम्हें, दैट इज अप्लाइंग फॉर, अप्लाई कर रहा है वो। ठीक है, सो विच सिचुएशन बिलो इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अप्लाइंग फॉर सीजनल एम्प्लॉयमेंट? फर्स्ट, द स्काई इंस्ट्रक्टर्स एट टॉप ऑफ द पीक स्काई स्कूल वर्क फ्रॉम डिसम्बर थ्रू मार्च। क्लियर है? जो स्काई इंस्ट्रक्टर्स हैं एट कहाँ पर, पीक स्काई स्कूल पर, वो क्या करते हैं, दिसंबर से लेकर मार्च तक काम करते हैं। नेक्स्ट, मैथ्यू प्रेफर्स जॉब दैट अलाउ हिम टू वर्क आउटडोर्स। मैथ्यू को ऐसी जॉब्स पसंद है जो कि उसे बाहर काम करने के लिए अलाउ करें। ठीक है, नेक्स्ट, ल्यूसिंडा मेक्स एन अपॉइंटमेंट विद द बीच रिजोर्ट रेस्टोरेंट मैनेजर टू इंटरव्यू फॉर द समर वेटरेसिंग पोजीशन दैट वॉज एडवर्टाइज्ड इन द न्यूज पेपर। तो ल्यूसिंडा ने क्या किया है, एक अपॉइंटमेंट रखा है किसके साथ, विद द बीच रिजोर्ट रेस्टोरेंट मैनेजर टू इंटरव्यू फॉर द समर वेटरेसिंग पोजीशन। इंटरव्यू देना है किस पोजीशन के लिए, दैट इज समर वेटरेसिंग पोजीशन। और ये इसके लिए एडवर्टाइज इस पोजीशन के लिए एडवर्टाइज किया गया है न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट, डॉफ्स आइसक्रीम शॉप स्टेज ओपन अंटिल 11 PM। 11 PM तक डॉफ्स की आइसक्रीम शॉप क्या रहती है, ओपन रहती है ड्यूरिंग द समर मंथ्स। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है आपके लिए। मैं इसमें एक वर्ड आपको एक्सप्लेन कर दूं, दैट इज व्हाट इज स्काइंग। स्काइंग आपने देखा भी होगा, मैं एक पिक्चर से आपको बता रहा हूँ, दिस इज स्काइंग। क्लियर है? तो ये होती है बच्चे स्काइंग। आई थिंक आपको इससे क्लियर होगा स्काई इंस्ट्रक्टर क्या होगा। तो आपके लिए टाइम शुरू होता है अब। सो ABCD में से आपको मुझे एक ऑप्शन करना है, आपका टाइम मैं यहाँ पर दिखा चुका हूँ, स्टार्ट हो चुका है।
तो उस क्वेश्चन को ध्यान में रखो। अप्लाइंग फॉर सीजनल एम्प्लॉयमेंट, कौन सा ऑप्शन अप्लाइंग फॉर सीजनल एम्प्लॉयमेंट आपको एक्सप्लेन कर रहा है या बता रहा है? अप्लाइंग फॉर सीजनल एम्प्लॉयमेंट, सीजनल एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा, अप्लाइंग फॉर सीजनल एम्प्लॉयमेंट, ABCD। तो सी हियर नाउ, ये हैं आपके पास चार ऑप्शंस, जो कि मैं दोबारा से आपको क्वेश्चन शो कर रहा हूँ। हाँ जी, 30 सेकेंड्स नाउ। तो ABCD में से आपको मुझे आंसर करना है। तो स्टूडेंट्स ये था लॉजिकल मैचिंग ऑफ डेफिनेशंस। तो ABCD में से देखो कौन सा ऑप्शन अप्लाइंग फॉर सीजनल एम्प्लॉयमेंट आपको बता रहा है। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब इसमें मैं इसका आंसर आपको बता दूं, इसका आंसर था दैट वाज ऑप्शन सी। सो सर ऑप्शन सी कैसे है, तो लेट अस डिस्कस व्हाई ऑप्शन सी। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हारे साथ कुछ अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लेता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जैसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, दैट इज वर्कर्स इन बिटवीन जॉब्स। ठीक है, तो वो एक जॉब करते हैं और न्यू वन के लिए क्या करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, दैट इज फ्रिक्शनल। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से डिमांड क्या कर जाती है, कम कर जाती है फॉर वर्कर्स, दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है, ठीक है, जो आप सीजनली क्या करते हो, कुछ सीजन के लिए एम्प्लॉयड रहते हो और कुछ सीजन अनएम्प्लॉयड रहते हो। साइक्लिकल क्या होती है, दैट इज इकोनॉमी की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, दैट इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैं इसमें सीजनल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान से देखो, जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, द स्काई इंस्ट्रक्टर्स एट द टॉप ऑफ पीक स्काई स्कूल वर्क फ्रॉम दिसंबर थ्रू मार्च। ये उसने क्लियरली स्टेट किया है कि वो इन मंथ्स में काम करता है। ऑफकोर्स ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, बट वो अप्लाइंग करने की बात नहीं कर रहा कि उसने किसी सीजनल एम्प्लॉयमेंट के लिए या सीजनल जॉब के लिए अप्लाई किया हो। तो फर्स्ट नहीं होगा, सीजनली एम्प्लॉयड हैं ये, बट ये अप्लाई नहीं कर रहे हैं स्काई इंस्ट्रक्टर्स। नेक्स्ट, मैथ्यू ऐसी जॉब प्रेफर करता है जो कि उसे बाहर करने का मौका दे। ठीक है, अगेन वो सीजनली एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहा है, ना ही वो अप्लाइंग की बात कर रहा है। ठीक है, प्रेफर करता है वो ऐसी जॉब्स। ठीक है। नेक्स्ट, लुसिंडा मेक्स एन अपॉइंटमेंट। हाँ, इस ऑप्शन में देखो उसने एक अपॉइंटमेंट ली है एक बीच रिजॉर्ट रेस्टोरेंट मैनेजर के साथ। उसे इंटरव्यू किसके लिए देना है, फॉर समर वेटरेसिंग पोजीशन। तो ऑफकोर्स एक एडवर्टाइजमेंट आई थी न्यूज़पेपर में जिसके लिए उसने अप्लाई किया और वो क्या दे रही है, अब इंटरव्यू दे रही है। और समर वेटरेसिंग पोजीशन, समर से क्लियर है, दैट इज सीजनल एम्प्लॉयमेंट। तो इसका आंसर क्या बनता है, ऑप्शन सी। डी क्यों नहीं है, डॉफ्स आइसक्रीम शॉप स्टेज ओपन अंटिल 11 PM। ठीक है, वो सीजनल आवर्स की बात कर रहा है, आवर्स की बात कर रहा है। ठीक है, और समर मंथ्स में बता रहा है कि उसकी शॉप कब तक ओपन रहती है, दैट इज 11 PM। ठीक है, तो ऑफकोर्स वो सीजन की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है। तो अप्लाइंग की बात नहीं कर रहा कि उसने अप्लाई किया हो सीजनल जॉब के लिए, सीजनल एम्प्लॉयमेंट के लिए उसने अप्लाई किया हो, ये कहीं पर बात नहीं हो रही। ए, बी और डी में, सिर्फ सी में ये बात हो रही है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में वो ये नहीं बता रहा कि उसने अप्लाई किया हो सीजनल एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो सीजनली काम जरूर करते हैं स्काई इंस्ट्रक्टर्स। अगेन बी में मैथ्यू को बाहर काम करना पसंद है, बट वो सीजनली एम्प्लॉयमेंट या समवन अप्लाइंग फॉर इट इसमें डिस्क्राइब नहीं हो रहा है, जैसे मैं तुम्हारे साथ बात कर चुका हूँ। ठीक है, डी बिजनेस को डिस्क्राइब तो कर रही है कि वो समर्स में 11 बजे तक खुली रहती है, 11 PM तक डॉफ्स की जो शॉप है, बट वो पर्सन अप्लाइंग फॉर सीजनल वर्क अगेन वो डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। बट सी में देखो वो वेरी स्पेसिफिकली एक पर्सन की बात कर रहा है, किसकी, लुसिंडा की, जो कि क्या कर रही है, एक जॉब के लिए अप्लाई कर रही है एज अ समर वेट्रेस एक बीच रिजॉर्ट पर। ठीक है, और जो कि एक पर्टिकुलर सीजन ऑफ द ईयर पर क्या है, डिपेंडेंट है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो लॉजिकल मैचिंग ऑफ डेफिनेशन जो टॉपिक है, इसके कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग आवर चैनल योरपीडिया एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, सो कीप शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक विद अस, और इससे रिलेटेड वर्कशीट्स भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी फॉर प्रैक्टिस। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग आवर चैनल योरपीडिया एजुकेशन।